कहते हैं अंत भला तो सब भला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और 2024 के लोकसभा चुनाव पर आज हम करने वाले हैं अंतिम चरण के घमासान की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। 1 जून को 7वें चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का शोर थमने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन की ध्यान साधना के लिए 30 मई को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं। 4 जून को मतगणना होगी। हम 1 जून को होने वाले घमासान के बारे में आपको तफसील से बताने वाले हैं। हम 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग के दिन और 4 जून को नतीजों के दिन भी लगातार आपके साथ होंगे। हम आपको दिखाएंगे अब की बार आर पार चुनाव नतीजे लगातार। तो आइए आपको बताते हैं 7वें चरण की वीआईपी टक्कर के बारे में। इस चरण में हम मुद्दों और जातीय समीकरणों की बात नहीं करेंगे। जो मुद्दे उठने थे उठ चुके, जो समीकरण बनने थे बन चुके। जिसने जिसे वोट देने का मन बना लिया वो अब एक आखिरी मौका है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि 7वें चरण में क्या होना है। 7वें चरण में 8 राज्यों की कुल 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इनमें सबसे अधिक पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पंजाब की सभी 13 सीटों और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। तो शिवेंद्र, सबसे पहले शुरू करते हैं चर्चा हिमाचल की वीआईपी सीटों की। तो सबसे पहले बात हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट की। अब ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। यहाँ पर बीजेपी की कंगना रनौत तो कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह चुनाव मैदान में है। मंडी लोकसभा में दोनों उम्मीदवारों की अपनी अपनी ताकत है। इनकी पार्टियां भी इनके प्रचार में जुटी रहीं। खूब जुबानी जंग भी हुई। तो शिवेंद्र, चुनाव के शुरू से ही आप कंगना को फॉलो करते आ रहे हैं। कंगना की राजनीतिक शुरुआत ही एक बड़े नेता के सामने हो रही है। इन्होंने अभी अपनी शुरुआत की है और एक ऐसा नेता जिसकी लेगेसी है उसके सामने वो है खड़ी। तो आप क्या कहेंगे, कितना आसान होगा उनके लिए? देखिए, विक्रमादित्य शुरुआत से ही एक ऐसे राजनीतिक घराने से आते हैं जहां पर जो राजनीति है नस नस में बसी हुई है। और कंगना रनौत भले ही वो सेलिब्रिटी हैं फिल्म इंडस्ट्री की, लेकिन चुनाव में इनका पहला वाकया है जब वो इतने बड़े नेता के सामने लड़ने जा रही हैं। तो देखिए, स्ट्रेटजी रणनीति शुरू से ही आपको दिख रही है कि कंगना जिस तरह के बयान दी, जिस तरह के विवाद हुए, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए, उससे साफ पता चलता है कि एडवांटेज लेने की कोशिश है ताकि वो चर्चा में बनी रहें। और चुनाव में जो चर्चा में बना रहता है, माना यह जाता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, समझेंगे और वोट भी करेंगे। शायद कई बार ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा रहता है। और कंगना शुरुआत से ही जिस तरह के बयान देती रही हैं, चाहे वो जुबान फिसलने वाली बात हो, चाहे वो तमाम और दूसरी बातें हों, वो सब उनको चर्चा में ही बनाती हैं। और ये शायद तरीका है, लेकिन फिर भी उनके लिए चुनौती इतनी आसान नहीं, क्योंकि विक्रमादित्य सालों से वहाँ पर न सिर्फ जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ऐसे परिवार से आते हैं जिसने वहाँ पर शासन किया है। तो कुल मिलाकर के इतना आसान कंगना के लिए भी वहाँ नहीं है। शिवेंद्र, अब हम आखिरी चरण पे भी पहुंच चुके हैं और नतीजे भी 4 जून को आ जाएंगे। आपके पास भी मौका है, किंग या क्वीन। देखिए, ये तो जनता को तय करना है किंग या क्वीन, लेकिन दोनों ही अपने अपने जो फन के हैं वो माहिर आदमी हैं। चाहे भले वो दूसरे क्षेत्र से आती हों, लेकिन कंगना को ये पता है कि कैसे चर्चा में बने रहना है। विक्रमादित्य थोड़े सौम्य और शांत हैं, लेकिन जब चर्चा में आते हैं, भाषण देते हैं या स्टेज पे आते हैं, तो वो अपनी पूरी बात इस तरह से कहते हैं ताकि जनता से कनेक्ट कर सकें। और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि साल दर साल जो राजनीति देखते आए हैं उसका एक तरीका ही होता है। और ये चीज़ जनता के मन में कितनी स्ट्रांगली पहुंचती है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। क्योंकि कंगना को लोग देखने ही आ रहे हैं, या फिर बीजेपी की लेगेसी उनके साथ है इसलिए ऐसा है, या वाकई उनको एक सांसद के तौर पर लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। क्योंकि रास्ता यहाँ से और भी आगे है। कंगना अगर वहाँ से जीतती हैं तो शायद हो सकता है उनको दिल्ली में कोई मौका भी मिले, और अगर ऐसा मौका मिलता है तो उस उम्मीद के सहारे अगर जनता वोट करेगी तो शायद फायदा उनको हो, वरना विक्रमादित्य भी कोई कमजोर नहीं है। ये तो साफ है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच है। इस क्षेत्र में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना के प्रचार की कमान संभाल रखी है। वे इसी जिले के विधायक हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर रैली कर चुके हैं, जबकि विक्रमादित्य के प्रचार की कमान उनकी मां और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संभाल रखी है। तो शिवेंद्र, विक्रमादित्य विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। विरासत की लड़ाई आपने बताया कि इन लोगों की लेगेसी चली आ रही, तो विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पिताजी 6 बार वहाँ सीएम रह चुके हैं और कंगना मोदी जी के नाम पर लड़ रही हैं। तो किसके नाम होगा ये महाभारत? देखिए, जो माहौल है अपनी अपनी पूरी ताकत दोनों लोगों ने लगा रखी है और मुख्य मुकाबला है भी इन दोनों लोगों के बीच में। बाकी कैंडिडेट्स के शायद ज़्यादातर लोगों को नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन जिस तरह से विक्रमादित्य अपने पूरे परिवार के साथ और अपना पूरा जो उनका सर्कल है, जो पॉलिटिकल सर्कल है, वो सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। उसने एक पहले से ही माहौल बनाना
शुरू कर दिया था, क्योंकि कंगना का पहले से टिकट फाइनल नहीं था, उनका कोई जनाधार नहीं था, उनका वहां पर कोई भी राजनीतिक वर्चस्व नहीं था, तो उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी और इसीलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की वो भी वहां पर उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए गए। इसके अलावा जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने पूरी की पूरी कमान संभाल रखी ताकि वहां के नेताओं को वो सेंसिटाइज कर सकें, लामबंद कर सकें, नेटवर्किंग कर सकें। तो प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पे रैली की, तो कहीं ना कहीं कंगना का हौसला भी बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कंगना वैसे भी जो बात कहती हैं उनमें कॉन्फिडेंस दिखता है, भले ही कई बार उनकी जुबान फिसल जाए, बात उनकी विवादों में आ जाए, लेकिन कंगना जिस तरह से बात करती हैं लोगों से कनेक्ट जरूर करती हैं, चाहे वो इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो इसलिए हो या फिर उनकी गंभीरता दिख रही हो इसलिए हो, लेकिन वो वोटों में तब्दील होती है ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है। और बीजेपी का या मोदी जी का हाथ होने की वजह से जो वहाँ पर वो चुनाव के लिए गई हैं, उसको पब्लिक अपने वेलफेयर के लिए कितना कनेक्ट कर पाती है ये देखना होगा। क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जहाँ भी जा रहे हैं, उनके नेता जहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ ये यही बात कर रहे हैं कि ये तो कुछ दिन के लिए यहाँ आई हैं, जीत जाएंगी, संसद में जाएंगी और दिल्ली से इधर का रुख भी नहीं करेंगे। हालांकि वो कहती हैं कि वो हमारा घर है हिमाचल, तो हमारा तो जाना लगा रहेगा, लेकिन ये सब आरोप प्रत्यारोप है। जनता कितना जोड़ती है वो देखने वाली बात होगी। जैसे आपने बोला, कंगना बहुत बेबाक तरीके से बोलती हैं, शब्दों का वार उनका बहुत तगड़ा होता है, बड़ा पर्सनल अटैक भी उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर भी किया है। बिल्कुल, देखिए ये तो चुनाव में अब स्तर जो गिरता जा रहा है या स्तर बदलता जा रहा है उसकी एक वानगी है। जितने नेता हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, हर तरीके से लोग जो है एक दूसरे पर अटैक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लें। लेकिन इतना ज़रूर है, चूंकि वो एक ऐसी सेलिब्रिटी रही हैं कि फिल्में भी इसी तरीके से करती हैं जहाँ रिबेलियन एक लेडी की तरह काम करती हैं और लीक से हट के काम करती हैं, तो जो बात कहती हैं वो जनता सुनती तो ज़रूर है, लेकिन जनता इसको सियासी मायने में किस तरह से देखती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक पर्दे पे चीज़ दिखना और फिर वो जाकर के फील्ड में एक्चुअल में वास्तविकता में दिखना, इसमें फ़र्क होता है और इसी फ़र्क को समझने की बात है, इसको जनता किस तरह से लेती है। चलिए, ये तो बात हुई मंडी की। कंगना के आने से मंडी की चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो गई, लेकिन मंडी के बाद हिमाचल की एक और हाई प्रोफाइल सीट हमीरपुर की है, जहां से केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार हैं। अब फिर एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए, बीजेपी के अनुराग ठाकुर का मुकाबला यहां कांग्रेस के सतपाल रायजादा से है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल और बीजेपी का गढ़ है। प्रेम कुमार धूमल यहां से 3 बार संसद पहुंचे हैं। ज्यादातर समय यह सीट बीजेपी के पास ही रही है, लेकिन इस बार हमीरपुर लोकसभा सीट की स्थिति अलग है। हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इसी इलाके से आते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के लिए दोनों ने मोर्चा संभाला है और इनके आक्रामक प्रचार ने अनुराग ठाकुर की नाक में दम कर रखा है। तो ये बात तो सही है शिवेंद्र, कहीं ना कहीं नाक में दम कर तो रखा ही है, क्योंकि इस बार आप देखिए साफ दिख रहा है अनुराग ठाकुर इस बार यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकले हैं। वैसे हमेशा दिल्ली का रुख किए रहते हैं, तरह तरह के बयान भी देते रहते हैं, लेकिन इस बार वहां से वो हिले नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सीट इस बार उनकी फंसी हुई है? देखिए, थोड़ी मुश्किल तो है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जब से केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्री बने, तमाम पॉलिसीज को लेकर के, चाहे वो संसद की कार्रवाई को लेकर के, बिल्स को लेकर के, अनुराग ठाकुर का बहुत वक्त गया। बाहर भी तमाम टेक्नोलॉजी को लेकर के ट्रैवल करना पड़ा। ऐसा अनुराग ठाकुर का कई मौके पर कहना हुआ कि इसलिए मैं अपनी जनता को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले, बल्कि सीट तय होने से भी पहले अनुराग ठाकुर वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसकी 2 वजह हैं। एक तो या तो वो सीरियसली गंभीरता से उस पूरे मामले को देखना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी सीट को खतरा ना हो, या फिर उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं। क्योंकि जो दूसरा उनका कंटेंडर है, जो उनकी तरफ खिलाफ खड़े हुए हैं कांग्रेस के, वो न सिर्फ वहीं से आते हैं बल्कि वहाँ पर उनका व्यापक जनाधार भी रहा है। और जब वो हार चुके थे सीट, वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी काम किया है, लोगों को ये बताने का काम किया है कि अनुराग ठाकुर ने इलाके में आना भी ज़्यादा अच्छा नहीं समझा। तो ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश जो विपक्ष की तरफ से हुई है, वो अनुराग ठाकुर के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। और अनुराग ठाकुर के बारे में ये भी चर्चा है कि इस बार अगर वो जीतते भी हैं तो शायद हो सकता है ऐसा कद ना मिले, क्योंकि बहुत सारे मामलों पे उनके डिफरेंसेस थे यहाँ पर मंत्रालय में, यहाँ पर सरकार के साथ। तो हो सकता है ये सारे डर जो शामिल हैं, उन सारे डर की वजह से शायद अनुराग ठाकुर ज़्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सीट तो किसी न किसी तरीके से निकले ही। और आप आपने जैसे बताया कि ये एडवांटेज तो है कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों उसी इलाके से आते हैं। दूसरा, कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है सीट पर। बिल्कुल, देखिए एक एक सीट, जो खासकर जो हाई प्रोफाइल सीट है, उसमें खास बात यह है कि जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से चाहे बीजेपी की तरफ से, वो अपनी ताकत इसलिए पूरी लगा रहा है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। बड़े नेता हैं, बड़ा प्रोफाइल है और उनकी भी अपनी फॉलोइंग है। और अगर किसी भी तरीके से चीज़ों को बदला जा सकता है तो 2, एक तो
वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या माहौल पैदा कर दिया जाए कि जनता का मूड अचानक से बदले। दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी, ये एक चीज़ है जो कि उस डिफरेंस को और कम करेगी और सीट किसी की भी निकलेगी। क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें जहाँ दो बड़े नेता लड़ रहे हों, वहाँ पर आप देखेंगे जीत का जो अंतर होता है वो कम होता है और असली खेल लास्ट के 10-15 दिन में ही होता है, जिससे कि वो डिफरेंस कम हो जाए और अचानक से कोई जीत जाता है। लेकिन फिलहाल दोनों के लिए चुनौती है कि कौन इस डिफरेंस को कम करता है और कौन आगे पार पाता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है तो हम बहुत ज़्यादा समय एक एक सीट पर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब हिमाचल के बाद अब हम बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्य पंजाब की। पंजाब को वोटिंग के लिए सबसे लंबा इंतजार करना पड़ा है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जाने हैं, यानी पहले चरण के पूरे 77 दिन बाद। तो आइए अब आपको बताते हैं पंजाब की ये सीटें। गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला। तो अब पंजाब की 5 नदियों में 2019 से बहुत पानी बह चुका है। पंजाब में सियासी समीकरण भी बहुत बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, शिरोमणि अकाली दल एनडीए से बाहर जा चुकी है। 2019 में पंजाब के चुनावी नतीजे अब आपको बताते हैं। कांग्रेस के पास 8 सीटें थी, बीजेपी के पास 2, शिरोमणि अकाली दल 2, आम आदमी पार्टी 1। तो शिवेंद्र, अगर अब हम लोग पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी चौतरफा मुकाबला दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है तो साफ है, लेकिन अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो क्या वोटर्स को भ्रमित करने के लिए काफी नहीं है? देखिए, ये अगर देखा जाए तो पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा अलग समीकरण वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन में है वो भी हैं मौजूद अलग अलग, और इसके अलावा सबका अपना अलग अलग तरीके से दबदबा है। पंजाब में अचानक से आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई, कांग्रेस ने 2014 से अलग 2019 में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बीजेपी जो तमाम राज्यों में अलग अलग समीकरण और सीटें लाई थी, बढ़ा करके लाई थी, वो यहाँ पर लॉस में भी आई। कुल मिलाकर के सबके लिए एक अलग माहौल बना हुआ। तो यहाँ पर जो चुनौती है वो ये कि आखिरी मूवमेंट पे कौन बाजी मार ले जाता है, और शायद इसी के चलते गठबंधन में चाहे सीटों को लेकर के थोड़ा विवाद हुआ, उसकी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग कैंडिडेट खड़ा किया, या रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि वोट काट करके भी हम बीजेपी के उस वोट को कम कर दें, जिससे कि आम आदमी पार्टी का नहीं तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाए, और ये कांग्रेस का नहीं तो आम आदमी पार्टी की जीत जाए। भले ही वहां पर वो लोग एक साथ मिलकर के नहीं लड़ रहे हो, लेकिन गठबंधन तो है। जब भी सीट निकलेगी तो वो उनके में ही काउंट होगी, और काउंट होगी तो उसका फायदा मिलेगा। तो एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन देखिए, शिरोमणि अकाली दल इस बार पहली बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, फायदा तो मिलना मुश्किल है, इसका नुकसान ही होगा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ लंबे समय तक गठबंधन रहा है बीजेपी का, और एक तरीके से वहां पर जो उनका वर्चस्व बढ़ा वो भी उन्हीं की वजह से बढ़ा, क्योंकि उनका अच्छी पैठ है, अच्छा दबदबा है, और उसी पे भरोसे के चलते साल दर साल जब उनका गठबंधन था तो बीजेपी ने अपना बहुत ज़्यादा जनाधार बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। ज़्यादातर उनके ही अध्यक्ष, ज़्यादातर उनके ही कार्यकर्ता या नेता वहाँ पर फील्डिंग करते रहे। लेकिन अब चुनाव से पहले जो ये इक्वेशन नहीं बनी, उसके बाद बीजेपी ने अपनी कोशिश शुरू की है, तो उसका असर जितना पहले पड़ सकता था उससे कम पड़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके कैंडिडेट हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो उतनी संख्या में नहीं है। उधर बंटवारा हो गया कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, और अब शिरोमणि अकाली दल भी अलग हो गया। तो कुल मिलाकर के वोटों का वहां बंटना तय है, और बहुत कम मार्जिन से जो कैंडिडेट जीतेगा वो अपने गठबंधन में एक सीट बढ़ाएगा। लेकिन पंजाब में भी आप देखिए काफी बीजेपी ने भी काफी कोशिशें की हैं, काफी यहाँ पर अपना जोर लगाया है। प्रधानमंत्री जी भी अब इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस सिख विरोधी पार्टी है और एक भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। देखिए, पंजाब के जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसान वाला मुद्दा हो, चाहे वो सिख वाला मामला हो, चाहे वो वहाँ भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, और चाहे इन्फिल्ट्रेशन वाला मामला हो, सारे मामलों को ये बीजेपी के स्वाभाविक से मुद्दे बनते हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दे पर तो वो बात कर सकते हैं। वहाँ डेवलपमेंट को लेकर के वहाँ पर क्या लाएंगे इसके बारे में बात करके अभी फिलहाल नहीं वो माहौल बना सकते। तो जो वहाँ की बड़ी समस्याएं लगातार रही हैं, चाहे वो किसान वाला मुद्दा हो जिसके चलते बीजेपी को इतनी मुश्किल हुई, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या तमाम आप पिछले 5-6-7 महीने में देखेंगे तो वहाँ के छोटे छोटे मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की, वो इसीलिए ताकि माहौल बनना शुरू हो, और जब माहौल बने तो उनके जरिए ही बात की जाए। आप देखेंगे अलग राज्यों में जब मोदी जी बात करते हैं या बीजेपी का बड़ा नेता बात करता है तो वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं,
चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, पाकिस्तान की बात हो। लेकिन पंजाब में जाते ही उनके मुद्दे बदल जाते हैं। वो इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ उनको पहले तो जनाधार को सेंसिटाइज करना है, और सेंसिटाइज करने के लिए उनकी ही बातों पर बात करनी पड़ेगी जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं। तो ये जो कोशिश है वो इसीलिए कि किसी तरीके से जनता से ज़्यादा कनेक्ट हो सके और उसको हम वोट में कन्वर्ट कर सकें। तो सब मिला जुला के फिर वही बात है, आपसे वही पूछना चाहेंगे, कौन बनेगा इस बार पंजाब का सरदार? देखिए, ये कहना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि जहां पर इस तरह की कांटे की टक्कर है बड़े नेताओं के बीच में, यहाँ या फिर जहां पर मल्टीपल कैंडिडेट हैं जो कि स्वाभाविक कंटेंडर्स हैं, जो लड़ाई में हैं, वहां पर जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। और चुनाव से 1-2 दिन पहले भी, 1-2 घंटे पहले भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर माहौल बनता है जिससे अचानक से जो लोग हैं वो डाइवर्ट होते हैं। वो कोशिश दोनों तरफ से शुरू हो रही है। जब तक आखिरी दम का प्रचार चलता रहेगा तब तक की कोशिश रहेगी, और वही आखिर में बल्क वोट चेंज करेगा। ये अगर ऐसा होता है तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, वरना जो अभी माहौल है वो लड़ाई बहुत कसी हुई है और इसमें कैंडिडेट किसी का भी जीत सकता है, ऐसा है जी। हिमाचल और पंजाब के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जिसका आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आखिरी चरण में वाराणसी और गोरखपुर में वोटिंग है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गोरखपुर से रवि किशन मैदान में है। आखिरी चरण में यूपी की बाकी बची 13 सीटों पर वोटिंग है, और ये 13 कौन सी सीटें हैं आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। तो शिवेंद्र, पहले तो आप ये बताइए कि इतनी सीटें जिसकी हमने अभी बात की है, कहाँ पर सबसे कांटे का मुकाबला है? देखिए, इसमें जितनी भी सीटें हैं ना, इन सारी सीटों में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जो विवाद की जड़ रहा है और इसी पूरे मुकाबले को रोचक बनाता है। यूपी की वो 13 सीटें हैं जहां पर इस बार साख योगी आदित्यनाथ की भी लगी हुई है। 80 सीटों में से कितनी सीटें निकलेंगी आप देखिएगा कि इसका जिम्मा, अगर सीटें कम होती हैं तो जिम्मा योगी आदित्यनाथ पर ही आएगा। इसीलिए तमाम आप ये भी नोटिस करिए कि प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा रैली योगी आदित्यनाथ ने की है। वो इसलिए क्योंकि ये साख का सवाल उनके लिए है। इस चुनाव के बाद बहुत कुछ वैसे भी तय होना है कि आखिरकार सक्सेसर कौन होगा मोदी का, या फिर यूपी में जिस तरह से सीटें आई हैं उसके मायने क्या हैं, क्या योगी आदित्यनाथ का जादू चला या नहीं चला। क्योंकि अगर मोदी के बाद किसी की बात की जाती है तो योगी आदित्यनाथ की, उनके खुद की शहर की सीट है गोरखपुर की, और वहाँ से रवि किशन लड़ रहे हैं। रवि किशन के ऊपर पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ का हाथ है, और वो कई मौक़ों पर कहते भी हैं। तो ये हाथ होने का भी मतलब ये है कि पूरी ताकत उन्हीं को लगानी है, उनके नाम पे ही है। रवि किशन का वो कोई जनाधार वहाँ नहीं था, और बीजेपी और योगी के नाम पे ही लड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर किसी एक सीट को कहें कि यहाँ पे ही सिर्फ मामला फंसा है, ऐसा नहीं है। सीटें 13 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो तमाम विवाद हुए, या फिर जो वहाँ का इतिहास रहा, या फिर जो तमाम ऐसी सियासी समीकरण बने और बिगड़े कैंडिडेट्स को लेकर के भी, और उनके बयानों को लेकर के भी, विवाद को लेकर के भी, वो बहुत कुछ कहानी बदल सकते हैं इस पूरे मामले में। तो ये सभी जगह पे आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर है। तो आइए यूपी के पूर्वांचल की 4 प्रमुख सीटों पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर की। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वीआईपी टक्कर गाजीपुर की। पारसनाथ राय बीजेपी के उम्मीदवार, सरप्राइज एलिमेंट थे बीजेपी की तरफ से। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, और उमेश कुमार सिंह बसपा के। तो 2019 की मोदी लहर में भी बीजेपी गाजीपुर नहीं जीत पाई थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय यहाँ हाई वोल्टेज चुनाव लड़ रहे हैं। शिवेंद्र, जैसे अभी हम लोग पारसनाथ राय का नाम ले रहे हैं, सरप्राइज एलिमेंट थे बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लग रहा है, क्या कमाल दिखा पाएंगे? दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक सिंपैथी वेव कहीं ना कहीं तो चली रही है। मैं आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में जब ये अफजाल अंसारी वहां से जीतने वाले थे, जब नतीजा बताया भी नहीं गया था, उससे पहले ही विवाद हो गया था कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, धांधली की जा रही, तमाम शिकायतें हुई। आखिरकार अफजाल अंसारी वहां से जीते, और ये वो वक्त था जब वाकई वहां मोदी का जादू चल रहा था। गाजीपुर खुद मोदी गए थे, तमाम वहां पर चुनाव के दौरान वहां पर कैंपिंग की, वहां पर तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी सीट नहीं निकली। अब अफजाल अंसारी के इस बार लड़ने में फ़र्क यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, और इस मौत के बाद क्या माहौल बदलेगा वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं। भले ही उसको कानूनी रूप से मान्यता न दी जाए, लेकिन वहां पर अच्छा खासा इस पूरे परिवार का, अफजाल का, मुख्तार का, उनके बच्चों का, उनके तमाम लोगों का वहां पर वर्चस्व रहा है। और ये क्या वो संवेदना वो जोड़ पाएंगे वोटों के बीच में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो जुड़ती है तो अफजाल की सीट निकलनी आसान है। पारसनाथ को लेकर के भी बहुत सारी इसलिए बातें कही जाती हैं क्योंकि पारसनाथ को लेकर के पहले सीट देने में ही विवाद था, उसके बाद उनको टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद जब लड़ रहे हैं तो अंदर का जो नेता जो नेटवर्क है बीजेपी का, उसमें भी काफी डिफरेंस थे। तो ये सब चीजें मिला करके इसको बड़ा रोमांचक भी बना रहे हैं और चैलेंजिंग भी बना रहे हैं। गाजीपुर के अलावा पूर्वांचल की कई सीटों पर बहुत ही कांटे की टक्कर है। इन्हीं में से एक सीट है बलिया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, तो उन्हें सपा के सनातन पांडे टक्कर दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं कि बलिया में क्या समीकरण है, कौन कौन कैंडिडेट हैं। नीरज शेखर बीजेपी से हैं, सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से हैं और ललन सिंह यादव बीएसपी से हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि नीरज शेखर अपने पिता और पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव निकाल ले जाएंगे? देखिए, अब इतना आसान नहीं रहा। चंद्रशेखर बहुत पहले प्रधानमंत्री थे और बहुत ही अलग टाइप के नेता थे, तो उसके पीछे चंद्रशेखर के भी बहुत रोल है। वहाँ इतना कम डेवलपमेंट था और आज भी इतना कम डेवलपमेंट है कि वहाँ जो कुछ भी मिला है संघर्ष के जरिए मिला। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया, बहुत सारी योजनाएं भी आ गई पिछले 10 साल में। लेकिन एक टाइम था जब बलिया सिर्फ संघर्षों के लिए जाना जाता था, कहीं कम्यूट नहीं कर सकते थे, कहीं ठीक से नेटवर्क नहीं था। तो उस दौरान की पैदाइश चंद्रशेखर थे और उस लेगेसी को नीरज शेखर को आगे ले जाना था। लेकिन नीरज शेखर उस तरीके से नहीं ले जा पाए। इस बार भी उनके टिकट दिए जाने पर तमाम चर्चा, विवाद, बातें हो रही थी, लेकिन आखिर में उनको टिकट मिला। अब जो लड़ाई है वो नीरज शेखर और दूसरे कैंडिडेट के बीच में नहीं है। हालांकि वो कैंडिडेट उतना मजबूत नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन ये लड़ाई है मोदी बनाम अदर्स, और मोदी के नाम पे ही जो कुछ होगा वो होगा और इसी का फायदा मिल सकता है। लेकिन बलिया के समीकरण और दूसरी सीटों से अलग इस मायने में भी है क्योंकि वहां पर बात इसकी नहीं होती है कि देश में क्या चल रहा है। वहाँ भी बलिया में भी उनकी अपनी समस्याएं हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की जो दिक्कतें हैं वो हैं, चाहे कम्यूट करने की बातें हो, सड़कों की बात हो। हालांकि कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये जो मुद्दे हैं वहाँ के वो ज़्यादा मायने रखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब आखिरी चरण में वाराणसी की चर्चा किए बिना तो ये पूरा चुनाव अधूरा है। अब की बार 400 पार के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार मैदान में हैं। 2019 में 4.5 लाख वोटों से जीते थे। उनके समर्थक इस बार प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी जीत का तोहफा देने का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार, उधर कांग्रेस से अजय राय, अतहर जमाल लारी बसपा से, और अजय राय को जिताने के लिए 25 मई को वाराणसी में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी रोड शोज भी कर चुके हैं। दोनों के रोड शोज में भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद राहुल और अखिलेश भी वाराणसी में साझा रैली कर चुके हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के संपर्क में रहते हैं। प्रधानमंत्री की वाराणसी विजय को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आखिरी एक हफ्ते के लिए वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। तो शिवेंद्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। अजय राय अपनी हार की हैट्रिक लगा के चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनको इंडिया गठबंधन का पूरा सपोर्ट है। क्या लग रहा है इस बार? हालांकि अगर आप वहाँ के लोगों की बात करिए, ग्राउंड अगर रिपोर्ट हम लोग देखें तो लोग मोदी जी से कन्विंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तो हावी हो रहा है। देखिए, ये जो सीट है ये सबसे इंटरेस्टिंग सीट इसलिए है क्योंकि इस सीट का नतीजा सबको पता है, लेकिन यहाँ की जीत हार के भी मायने होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है वो तो पूरा हो या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ के जीत हार के अंतर को लोग इस तरीके से देखेंगे कि 400 पूरे हुए या नहीं हुए, क्योंकि मोदी जी का ये गढ़ है और यहाँ से कोई भी अंतर आना, 4.5 लाख वोटों से जीतना और उसके आगे का रिकॉर्ड बनाना, ये और बड़ी चुनौती है। क्योंकि अजय राय 3 बार वहाँ से हार चुके हैं, चौथी बार एक तरीके से कहा जाए कि हारने के लिए तैयार है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ये मान के चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय खड़े हैं और वो जीत जाएंगे, तो ये भले ही बहुत बैलेंस करने की बात कह रहा हो, लेकिन हकीकत ये है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, तमाम राहुल गांधी, इतने बड़े नेता क्यों वहां पर गए? वो सिर्फ एक कोशिश के लिए गए कि जब ये सीट नहीं जीत पाएंगे तब वो ये कह सकें कि हमने इस बार इस अंतर को बदल दिया। 4.5 लाख के अंतर को हमने 3 लाख ला दिया या 4 लाख ला दिया। तो ये कहने की कोशिश है, क्योंकि हार उनको भी पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि इस अंतर को भी अगर कम कर देंगे तो हम बहुत सेफली कह पाएंगे कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो अपनी सीट पे जीत के अंतर को भी कम कर गए। तो ये मुद्दे की बात है। यहाँ जब इस कद के नेता के सामने आप खड़े होते हैं तो अंतर कम करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। वाराणसी के बाद यूपी के पूर्वांचल की एक और प्रमुख सीट गोरखपुर की चर्चा करते हैं। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी 1 जून को वोटिंग है। गोरखपुर में
रवि किशन बीजेपी से हैं तो काजल निषाद समाजवादी पार्टी से हैं, जावेद सिमनानी बसपा से हैं। तो अब ये तो योगी जी का गढ़ है, तो गोरखपुर में आप किस तरह के चुनावी समीकरण देखते हैं? देखिए, ये जीत हार से ज्यादा यहाँ पर साख की भी बात है। गोरखपुर में अगर सीट किसी भी तरीके से फंसती है या अंतर आता है, जैसे बनारस में चुनौती मोदी के सामने है, वैसे ही चुनौती यहाँ योगी के सामने है। यहाँ पर सीट कैंडिडेट की वजह से नहीं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी वजह से जीती हारी जाने की बात है। तो जीत के अंतर को बनाए रखना ही बड़ी चुनौती है। रवि किशन हालांकि जाते आते रहते हैं, वो गोरखपुर तमाम और वजहों से जाते रहते हैं, वहाँ के कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन खुलेआम ये भी कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ का चेला हूँ। मतलब वो लोगों को ये संदेश देते रहते हैं कि जो यहाँ पे हो रहा है वो सब योगी जी के जरिए हो रहा है। तो कुल मिलाकर के उनको ये पता है कि गोरखपुर में जो कुछ भी चलेगा योगी आदित्यनाथ का चलेगा, उसी के सहारे नैया पार हो सकती है। जैसे बीजेपी के तमाम नेता पूरे देश भर के लिए कहते हैं कि मोदी जी मोदी जी, तो वो मोदी जी वाली बात यहाँ गोरखपुर की एक अकेली सीट पे जिस तरह का विकास और जिस तरह के काम हुए गोरखपुर में, क्या आपको लगता है कि योगी जी के लिए किसी भी तरह की कोई चुनौती है यहाँ पर? देखिए, योगी अगर खुद खड़े होते तो कोई चुनौती ना होती, लेकिन रवि किशन को लेकर कुछ बातें जरूर कही जाती हैं कि वो सिर्फ मौके मौके पर जाते हैं, वहाँ के विकास कार्यों को लेकर के वो संजीदा नहीं होते हैं। जो केंद्र से योजनाएं लाई यानी वो नहीं, प्रदेश की तरफ से जितना भी अधिक से अधिक हो सकता है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। चाहे वो गोरखनाथ मंदिर की बात हो, चाहे वहाँ जू बनाए जाने की बात हो, हाईवे बनाए जाने की बात हो, वहाँ का फॉरेस्ट डेवलपमेंट की बात हो, या फिर वहाँ पर फंडिंग लाए जाने की बात हो, सब कुछ हो रहा है। वहाँ के ODOP तक योगी आदित्यनाथ खुद ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सांसद चुना जाना है, सांसद चुना जाना है तो केंद्र से कुछ आना है। तो सांसद क्या करता है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वोटर है ऐसा तबका नहीं होता है कि वो इससे रिलेट करे, वो तो सिर्फ सामने देखता है कि क्या हो रहा है, राज्य सरकार कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है, उससे उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन ये बात तय है कि रवि किशन को लेकर के उतनी जो कनेक्टिविटी है वो भले ना हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम पर वहां पर जरूर। लेकिन इसके पहले भी रवि किशन की जो जीत हुई है वो योगी जी के नाम पर ही रही है, तो इस बार भी अगर जनता वोट देती है तो वो योगी जी को ही बिल्कुल बिल्कुल। यूपी की अगर कुछ सेफ सीटें कही जाए तो उसमें से बनारस के बाद गोरखपुर का ही नाम आता है, क्योंकि वहां मोदी जी का नाम है और यहाँ योगी जी का नाम है। तो कुल मिलाकर के चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन चुनौती ये जरूर है कि वो अपने आला कमान को यानी कि पार्टी लाइन को क्या समझाएंगे अगर वो जीत का अंतर फर्क आता है। क्योंकि जीत का अंतर चाहे वो 10 का हो चाहे 10 लाख का हो, वो जीत होती है, लेकिन उसका एक अलग मायने अपने पार्टी के भीतर जरूर होता है कि भाई आप जब कोशिश कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो ये अंतर क्यों कम हुआ। तो लड़ाई जो हो रही है वो इस चीज की ज्यादा है कि हम जीत के अंतर को बनाए रखें या बढ़ाए रखें, ये मुद्दा है। बिल्कुल। तो 7वें चरण में वाराणसी और गोरखपुर को छोड़कर यूपी की बाकी सभी 11 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इनमें अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट भी शामिल है। यूपी के अलावा 1 जून को बिहार की भी 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पटना साहिब, काराकाट, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। बिहार की इन सीटों पर कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। इनके अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती का भी नाम है, जो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। तब क्या लग रहा है बिहार में आखिरी बॉल पर छक्का कौन मारने वाला है? देखिए, बिहार में बहुत सारी चीज़ें इस बार उलटफेर भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आखिर में नीतीश कुमार का बीजेपी में आ जाना, इसके अलावा जिस तरह से तेजस्वी यादव वहाँ पर जो आगे बढ़ करके बातें कर रहे हैं उनसे कनेक्ट हो जाना। तीसरी चीज़ ये भी है कि अभी हालांकि पार्टी नहीं आई है, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार से जन स्वराज नाम से जो पार्टी लाए जाने की बात कर रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की वो बात कर रहे हैं जो सालों साल से वो महसूस तो करते हैं लेकिन किसी ने चुभाई नहीं। अब वो प्रशांत किशोर जिसको कहते हैं हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि 2027 में अपनी पार्टी ला करके हम वहाँ पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ें विधानसभा का। तो वो जो एक सेंसिटाइज करने की कोशिश हो रही है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदलने के लिए काफ़ी, क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना है, लोगों तक पहुँच है और उनका जो संदेश है, जो छोटी छोटी चीज़ें कि बिहार की जनता के लिए केंद्र ने क्या किया, आज तक गरीबी हटाने के लिए एक बार भी केंद्र सरकार ने बैठक तक नहीं की, जबकि सालों साल से तब ये होता आ रहा है कि बिहार की गरीबी हटाई जाएगी। रोजगार को लेकर के बात करते हैं, वो गुजरात और बिहार का कंपैरिजन करते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके गुजरात में बुलेट ट्रेन मोदी जी ला सकते हैं, लेकिन बिहार में एक अगर छोटी ट्रेन लोकल भी चलानी है तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के जनता को जो झकझोरने का काम है ना, केवल प्रशांत किशोर ही नहीं, तेजस्वी यादव भी इसी लाइन पे बात करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार इतने साल रहे, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जनता को समझाने की जो कोशिश हो रही है ना, वो तमाम सीटों पर असर जरूर डालेगी और उस सीटों का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है।
बिहार में एक सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अब नई जनरेशन आ गई है, नए खेवैया आ गए हैं, तो अब देखना है कि कौन नैया अपनी पार लगा पाता है, चाहे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान हो, ये उभरते नेता हैं ये लोग। बिल्कुल, ये नए नेताओं की जो कहेंगे एक तरीके से आर्मी है या जमात है कहेंगे, ये सारी की सारी अब डिफरेंट तरीके से सोचती है। जो सालों साल से नीतीश की, लालू की और इस तरह की राजनीति चलती थी कि कुछ भी करके बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाए रहो और शासन करते रहो, वो अब उतना आसान नहीं रह गया। हालांकि अभी भी बिहार में बहुत स्थिति खराब है, लोगों तक बातें नहीं पहुंचती, स्कीम नहीं पहुंचती, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको बेसिक सुविधाएं भी नहीं है तब भी वो मान के बैठे हुए हैं 30-40 साल में कि नहीं मिल रही हैं तो नहीं मिल रही, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ये नई पौध है, चाहे राजनेताओं की हो, चाहे वहाँ से बाहर निकले हुए लोगों की हो, बिजनेसमैन की हो, वो सब ये समझाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि अपना हक तो लेना पड़ेगा, और लेने के लिए आपको वोट भी करना पड़ेगा, बाहर भी निकलना पड़ेगा। और जो बदलाव उनको दिख रहा है, चाहे वो मीडिया के जरिए दिख रहा हो या सोशल मीडिया के जरिए दिख रहा हो, वो उनको जरूर जागरूक कर रहा है। और ये जागरूकता वोटों में किस तरह से टर्न लेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वही कह सकते हैं कि नई जनरेशन जो है बहुत ही अग्रेसिवली चुनावी मैदान में है, लेकिन अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है। खैर, चुनावी महाभारत का अध्याय 2024 खत्म होने को है। इतने लंबे चुनाव में नेताओं की ही नहीं, मीडिया की भी जमकर मेहनत हुई है। 1 जून को वोटिंग के बाद सबको 4 जून का इंतजार है। अब की बार आर पार है। 4 जून को हम आपको चुनाव के नतीजे भी लगातार बताएंगे। 1 जून को सभी चरणों की वोटिंग के विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।